दुबई की औरतें पाकिस्तानी लड़कों को शादी से 2 दिन पहले अपने कमरे में क्यों सुलाती हैं? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे अब्बा को दुबई के नाम से पता नहीं क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं जब भी दुबई का नाम लेता तो मेरे अब्बा कहते कि दुबई में ऐसा क्या रखा है जो तुम्हें वहाँ जाने का इतना शौक है। पूरी दुनिया में जहाँ जाना है जाओ, लेकिन बार बार दुबई जाने की बात मत किया करो। मेरे अब्बा जो बहुत नरम मिजाज के थे और हमेशा नरमी से बात किया करते थे, दुबई के नाम पर वह इस कदर गुस्से में आ जाते हैं कि मैं हैरान रह जाता है। कभी कभी तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि दुबई कोई मुल्क या मेरे अब्बा का साबका महबूबा जिस पर उन्हें इतना गुस्सा है। कई दफ़ा मैंने यह बात जानने की कोशिश की कि अब्बा को मेरे दुबई जाने पर इतना मसला क्यों है, लेकिन मुझे इस बात का कोई सुराग नहीं मिल सका। अलबत्ता मुझे इतना ज़रूर मालूम हुआ कि मेरे अब्बा अपने जवानी के दिनों में बहुत ज़्यादा दुबई जाया करते थे। वहाँ शायद कोई दूर दराज के रिश्तेदार थे और अब्बा उन्हीं से मिलने के लिए जाते थे। लेकिन फिर अचानक से अब्बा ने दुबई जाना छोड़ दिया और फिर उन्हें दुबई के नाम से ही चिढ़ हो गई। मैंने अपनी माँ से इस बारे में बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन अम्मा कहती कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है कि तुम्हारे अब्बा को क्या मसला है। और फिर जब एक दिन हमारी दादी घर में आई तो मैंने उनसे यही बात पूछी और दादी हमारी बात सुनकर खामोश हो गई और कहने लगी, बात इज्जत की है इसलिए मैं अपनी जुबान पर नहीं ला सकती। अच्छा होगा कि तुम भी इन बातों के पीछे न ही पड़ना। ऐसी बातों में सिवाय रुसवाई के और कुछ नहीं रखा होता है। यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगी थी कि ऐसा वहाँ क्या हुआ था कि जो बात इज्जत की थी और अब्बा एक मुल्क के नाम पर इतना चिढ़ने लगे हैं। छोटी मोटी बात तो मालूम नहीं हुई थी, इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया था कि एक बार दुबई ज़रूर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अब्बा वहाँ किसके लिए जाया करते थे। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि अब्बा के इस चीज़ के पीछे जो वजह है वह बहुत ही इंतहाई खौफनाक है। मेरा नाम शहनवाज है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मुझे बचपन से ही घूमने का बहुत शौक था और जब भी मुझे मौका मिलता तो मैं किसी दूसरे मुल्क घूमने निकल जाता। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, हम खानदानी अमीर थे और मेरे अब्बा का बहुत बड़ा कारोबार था, इसलिए मुझे नई नई चीज़ें लाने का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही बहुत एडवेंचरस था और दूसरे मुल्कों में होने वाली अजीबोगरीब चीज़ें और रस्मों रिवाजों में तो बहुत ज़्यादा मुझे दिलचस्पी थी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के रस्म रिवाज को जानने की कोशिश करता हूँ और वहाँ के लोगों में घुल जाता हूँ। इस बार भी छुट्टी हुई तो मैंने अब्बा को बोल दिया कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा मुस्कुराए और कहने लगे कि मैंने आज तक तुम्हें कभी रोका है क्या? तुम्हारा दिल जहाँ चाहता है वहाँ चले जाओ। अब्बा की बात सुनकर मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि अब्बा मैं इस दफ़ा दुबई ही जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा नाराज़ होकर कहने लगे, शहनवाज वहाँ जाकर क्या करोगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी वहाँ की सरजमीन पर कदम रखो। तुम स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, प्यारी चले जाओ। दुनिया में और भी बहुत मुल्क हैं, मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं रोकूंगा। कम से कम वहाँ तो तुम्हें देखने के लिए हसीन नज़ारे तो मिलेंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं, इस दफ़ा मुझे दुबई ही जाना है। मैं भी शहनवाज था, यह जानता था कि अब्बा मेरे जिद के आगे झुक जाएंगे और इसीलिए मैं इस बार अपनी जिद पर अड़ गया था। पहले तो अब्बा गुस्सा करते रहे, सख्ती से मना करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाला हूँ तो नाराज़गी से कहने लगे कि ठीक है जाओ, अपनी मर्जी कर लो, मगर याद रखना वहाँ जाकर तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। अब्बा की अजीबोगरीब बातें मुझे समझ में नहीं आई थी। आखिर इराक में ऐसा भी क्या था कि मुझे वहाँ जाकर पछताना पड़ता। खैर मुझे इजाज़त मिल गई थी और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए था। मैंने खुशी खुशी अपना वीज़ा लगवाने के लिए अब्बा के हाथ में अपना पासवर्ड थमा दिया और ख़ुद वहाँ जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगा था। सुना था कि आजकल वहाँ मौसम ख़राब है। पूरे 1 महीने बाद मैं इराक के एक शहर बगदाद के लिए निकल पड़ा था और मैं फ़्लाइट में बैठकर हद से ज़्यादा खुश था। मुझे कुछ नया करने को मिलने वाला था, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर यह पता करना था कि अब्बा को आखिर इराक से क्या मसला है और वहाँ पर अब्बा के ऐसे कौन से रिश्तेदार मौजूद थे जिनसे अब्बा का बहुत गहरा ताल्लुकात था। मैं एक बार फिर अपने मुल्क से दूसरे मुल्क नई जगह पर पहुँच चुका था। अब्बा ने यहीं से मेरे लिए एक होटल बुक करवा दिया था। एयरपोर्ट पहुंचकर एक कैब लेकर मैं सीधा होटल पहुंच गया था। साथ ही मुझे अब्बा की वह सारी बातें याद थी जो उन्होंने मुझे निकलते निकलते कही थी कि
दुबई जाकर वहाँ ज़्यादा किसी गैर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन वहाँ गुजारना और फिर लौट आना। सिर्फ मशहूर जगह पर ही घूमने जाना, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितने मुल्कों की सैर कर चुका था, लेकिन इससे पहले अब्बा ने मुझे किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई थी और ना ही इस तरह से हिदायत की थी। जब तक मेरा दिल करता तो मैं अपनी मर्ज़ी से घूमता फिरता और फिर जब मैं थक जाता तो अपने मर्ज़ी से वापस घर लौट आता। लेकिन इस दफ़ा तो अब्बा ने सख्ती से ताकीद की थी कि जल्द ही घर वापस लौट आना। अब्बा की इन पाबंदी मुझे हैरत में डाल दिया था। मैं बहुत ही कश्मकश में था। अब तो मैं सोच रहा था कि हर जगह जाऊंगा और वहां घूमकर हर जगह देख लूंगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसका अब्बा को डर सता रहा है। मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था कि जो वहां इधर उधर चला जाऊंगा और या गलत कामों में पड़ जाऊंगा। इससे पहले भी मैंने हमेशा अकेले ही सफ़र किया था, लेकिन इस बार अब्बा को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक दिन आराम करने के बाद उसके अगले दिन मैंने अपने लिए एक गाइड का इंतज़ाम किया। मेरी आदत थी कि मैं जहाँ जाता वहाँ की गाइड को ज़रूर फायर करता ताकि मुझे परेशानी का सामना न करना पड़े। मुझे जो गाइड मिला वह पाकिस्तानी एक लड़का था जो बहुत ही नेक और शरीफ मालूम होता था। मेरी उससे थोड़ी ही देर में दोस्ती हो गई और वह मुझे बगदाद की तरह मशहूर जगह पर घूमने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से आराम से बातचीत कर रहे थे क्योंकि उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी। वह गाइड मुझे बगदाद शहर के बारे में बता रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे उस शहर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बल्कि इस बात में दिलचस्पी थी कि जिसकी वजह से अब्बा मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। लेकिन मुझे इस बात का सिरा मालूम ही नहीं था। कुछ बातें करते हुए मैंने उस गार्ड से पूछा कि इस शहर में कुछ ऐसी खास बात है जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई अजीब बात, कोई ऐसी बात जो बिल्कुल अलग हो। उस गार्ड ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगा कि आप क्या बात पूछना चाहते हैं, खुलकर पूछिए, मैं आपको आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मैंने उससे बिना सोचे समझे बता दिया कि मेरे अब्बा मुझे इराक नहीं आने देना चाहते थे और जब मैंने बगदाद शहर आने की बात की तो अब्बा मुझसे नाराज़ हो गए। मैं उन्हें यहाँ नाराज़ करके ही आया हूँ, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से मुझे जैसे जवान बेटे को यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। मेरी बात सुनकर वह गार्ड अजीब से मुस्कुराया और कहने लगा, यहाँ लोग लड़कों को भी भेजते हुए डरते हैं और लड़कियों को भी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बस यहाँ के रस्म व रिवाज कुछ अलग हैं, इसलिए दूसरे लोग थोड़ा खौफ खाते हैं। गार्ड की बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा, ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। वह गार्ड कहने लगा कि यहाँ पर एक अजीब बात है। निकाह मुता इसलिए लोग यहाँ अपने लड़कियों को भेजने में डरते हैं कि कोई उनकी लड़की को झांसे में फंसा कर निकाह मुता ना कर ले, और लड़कों को यहाँ भेजने से इसलिए डरते हैं कि दुबई की औरतें पाकिस्तानी लड़कों को शादी के 2 दिन पहले अपने कमरे में सुलाती हैं। इस गार्ड की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि निकाह मुता के बारे में तो मैंने सुन रखा है, इसलिए शादी से पहले जवान लड़के को कमरे में सुलाने वाली कौन सी रस्म है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना है और ना ही इसके बारे में मुझे इल्म है। तो मुस्कुराकर कहने लगा कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वह अपने बच्चों को यहाँ आने नहीं देना चाहते और शायद इसीलिए तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें यहाँ आने से रोकने की कोशिश की थी। खैर, इस रस्म में कोई अजीब बात नहीं थी, मैं खुद भी इस रस्म से गुजर चुका हूँ। पता नहीं क्यों लोग छोटी सी छोटी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। मैं हैरत से उस गार्ड को देखते हुए कहने लगा कि क्या वाकई तुम इस रस्म को अदा कर चुके हो? तुम भी कभी किसी दुल्हन के कमरे में एक रात गुजार चुके हो? और उस रस्म के पीछे क्या वजह है? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? मेरे सवालों से उस गार्ड के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और कहने लगा कि उस रात कमरे में क्या हुआ था, उस रीजन के पीछे क्या वजह है, या कोई बात इस तरह से बताने वाली नहीं है। ये बात तो कोई भी लड़का उसी वक्त जान पाता है जब खुद उस जगह पर पहुंचता है। इस रात जो कुछ भी हुआ था वह बहुत बुरा नहीं था, लेकिन बहुत मुख्तलिफ ज़रूर था। खैर, तुम यहाँ घूमने टहलने आए हो, तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस गार्ड की बात सुनकर मैं और भी हैरानी में पड़ गया था कि ऐसा भी क्या था जो जहाँ बताने वाला नहीं था और फिर बता रहा था कि कुछ गलत भी नहीं है।
लेकिन मैं जानना चाहता था कि कोई भी औरत किस तरह किसी लड़के को अपने कमरे में कैसे सुला सकती है, वह भी शादी से 2 दिन पहले। उसके घर वाले इस बात की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। मैंने तो पाकिस्तान में दुल्हन को बहुत ही शर्म हया वाली देखा है। शादी से कुछ दिन पहले तो हमारे यहाँ पर एक रिवाज था कि दुल्हन को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा था। उसे एक कमरे में बैठा दिया जाता था और हल्दी वगैरह की रस्में शुरू हो जाती हैं। गैर लोग तो दूर की बात है, खानदान के नौजवान लड़की को भी दुल्हन को नहीं देख सकते थे और कहा जाता है कि ऐसा करने से दुल्हन पर खूब रूप चढ़ता है। लेकिन यहाँ तो शादी से पहले ही दुल्हन एक पाकिस्तानी लड़के को अपने कमरे में सुलाने के लिए तैयार थी। मेरी नज़रों में यह बहुत ही गहराई की बात थी, लेकिन अपने एडवेंचर की नज़रों की वजह से मैं इस बात की तह तक जानना चाहता था कि ऐसा क्यों था और यह रस्म कैसे आज़ाद हुई थी। वह गार्ड मुझे सारा दिन उस म्यूजियम में घुमाता रहा, लेकिन मैं सारा ज्ञान उस म्यूजियम से हटकर कहीं दूर यहाँ नज़र आने वाली इराक औरतों पर था, जो बहुत ही नेक और पाकीज़ा नज़र आ रही थी। सबने अपने आप को सियाह हर रंग की चादरों में ढक रखा था। मैं सोच रहा था कि अगर यह सब उतनी ही इज्जतदार हैं तो फिर ऐसे रस्म रिवाज का हिस्सा कैसे बनी हुई हैं, और क्या मेरे अब्बा ने ऐसी कोई रस्म अदा की थी जिसकी वजह से यहाँ आने से मुझे रोक रहे थे। इन्हीं सोचों में गुम घूमते फिरते एक रोज़ यहाँ पर गुजर गया था और शाम को मैं थका हारा अपने होटल में पहुँच गया था। लेकिन यह बात मेरे जहन में बैठ गई थी कि मैं खुद इस रस्म को जान कर रहूँगा। और अगली सुबह जब मेरा गार्ड मुझे होटल से लेने आया तो मैंने उस गार्ड से कहा कि मैं भी इराक की इस रस्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह गार्ड कहने लगा कि साहब, आप यहाँ घूमने फिरने आए हैं और घूम फिर कर वापस अपने मुल्क चले जाएं। ऐसे किसी रस्म में आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। यह इराक की औरतें हैं जो पाकिस्तानी औरतों से बहुत अलग होती हैं और इसलिए बिना सोचे समझे कोई फैसला ना करें और अपना टूर मुकम्मल कर लें। मेरे सर पर भूत सवार हो गया था कि मुझे किसी न किसी तरह से इराक की दुल्हन के साथ सोना है। इसीलिए मैंने गुस्से में उस गार्ड से कहा कि या तो मुझे तुम इस रस्म का हिस्सा बना दो या तो मैं खुद किसी तरह इस इराक की दुल्हन को ढूंढ लूँगा, और जब दिखेगी कि एक पाकिस्तानी नौजवान लड़का खुद इस रस्म के लिए राजी है तो शायद कभी मना नहीं करेगी। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर तक खामोश हो गया और फिर बोला कि अगले हफ्ते मेरे एक दोस्त की बहन की शादी है। वह लोग दुबई के हैं और उनके यहाँ भी यह रस्म अदा होती है। मैं उनसे बात करता हूँ, वह अपने बहन के कमरे में तुम्हें सुला देगा, लेकिन उस रात जो कुछ भी होगा तुम वह किसी को नहीं बताओगे क्योंकि यह रस्म का हिस्सा है। यह रस्म किसी को नहीं बताई जाती। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ कि मेरे अब्बा ने की इतनी सख्ती से दुबई आने के लिए मना किया था। वह गार्ड गायब हो गया और सारा दिन ऐसे ही घूमते फिरते गुजर गया। अगले रोज़ जब वह आया तो हंसते हंसते कहने लगा कि साहब, आपका काम हो गया है। मेरा दोस्त आपको अपने घर ले जाने के लिए राजी है। आज से 4 दिन बाद आप उस रस्म का हिस्सा हो जाएंगे। यह सुनकर मैं खुश हो गया था। मेरे अंदर डर खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं तो बस हर बात की तक जाना चाहता था। यह मेरी फितरत थी। मैं पिछले कई सालों से अकेला ही न जाने कितने मुल्कों का सफ़र कर चुका था। नई लोगों का, नई जगह, मुझे कोई डर नहीं था। मैं तो नई नई जगह पर जाकर नई नई चीज़ें की खोज में लगा जाता था और मुझे लगा था कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। मगर 4 दिन बाद मैं पूरी तरह से गलत साबित हो गया जब वह रात मेरी ज़िंदगी में आ गई। शादी से 2 दिन पहले मुझे उस दुबई औरत के कमरे में ले जाया गया, मगर इससे पहले भी मुझे बहुत सारे रस्मों से गुजरना पड़ा था। मुझे एक सहन के बीचों बीच में बैठाकर पहले दूध से नहलाया गया और फिर मुझे उस कमरे में भेजा गया जो दुल्हन का कमरा था। मुझे बताया गया था कि मुझे सारी रात उसी कमरे में गुजारनी है। घर में गिनती के 2 लोग ही थे। ऐसा लगता था जैसे यह शादी वाला घर ना हो। एक बड़ी उम्र की औरत, उसका मर्द, दुल्हन का भाई और दुल्हन। मुझे खुद दुल्हन का भाई उसके कमरे में छोड़ कर गया था और मैं सोच रहा था ये कैसा बगैरत भाई है जो एक पराये लड़के को अपनी बहन के कमरे में सारी रात के लिए छोड़ कर जा रहा है। वह पूरी तरह से कमरा सजा हुआ था और वहीं पर दुल्हन भी एक कोने में थी। मुझे वह बिल्कुल भी डरी सहमी और घबराई हुई नहीं लग रही थी। आमतौर पर
अगर किसी आम लड़की के कमरे में कोई गैर मर्द आ जाए तो शायद एक पल भी न गुजारे, लेकिन वह खूबसूरत से दुल्हन तो सोफे पर ऐसे सुकून से बैठी थी जैसे उसे मुझसे कुछ डर ना हो। जब मैंने दुल्हन को इतना सुकून से बैठे देखा तो मैंने भी सोचा कि मेरे लिए यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं सुकून से बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि पता नहीं अब्बा को दुबई में ऐसा क्या नज़र आया था जो इतने ज़्यादा खफा हो गए थे, जबकि मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता होने वाला था और मैंने यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी जो काबिले नफ़रत हो। हालांकि यहाँ के रस्म व रिवाज अलग थे, जैसे आज की रस्म जो मैं यहाँ पूरी करने चला आया था, मगर हर जगह के अपने अपने रिवाज होते हैं और इसमें कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। मैंने तो पाकिस्तान के ही अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के रस्म व रिवाज पाए थे। ख़ास तौर पर शादी विवाह के मौके पर हर कोई अपनी अपनी पसंद की रस्मों को पूरी किया करता था। यह सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और जब आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अचानक ही ऐसा हुआ था जो मेरे ख्याल में भी नहीं था। वो लड़की जो दुल्हन थी अचानक मेरे करीब चली आई थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था वह कैसे इतनी बेबाकी से मेरे बिस्तर पर चली आई थी। उसका हुलिया भी मुझे कुछ नामुनासिब सा लगा रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैंने उसके साथ कुछ ज्यादती करने की कोशिश की है। एक हंगामा बरपा हो गया था। पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और सब मुझे हटट कर कोई हाथों से कोई डंडों से मार रहा था। मैं सफाई भी नहीं दे पाया था कि पुलिस को बुला लिया गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आधी रात को क्या हुआ है। पुलिस आई और जब मुझे पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस पूछने लगी कि आधी रात को तुम्हारा उनके घर में क्या काम है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मैंने पुलिस वालों को बताया कि मैं तो यहाँ की मशहूर रस्म की अदायगी के लिए आया हूँ। यह लड़की जो सामने खड़ी है, 2 दिन बाद इस लड़की की शादी है और रस्म के मुताबिक शादी के 2 दिन पहले मुझे इस कमरे में सोना था और मैं बस उसके कमरे में सोने के लिए ही आया था। मैं तो किसी भी किस्म की ज्यादती करने की कोशिश नहीं की। मैं तो खामोशी से अपने बिस्तर पर सो रहा था और न जाने या खुद किस तरह से रात के अंधेरे में मेरे बिस्तर पर चली आई। मैंने जल्दी से अंग्रेजी में उन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरी अरबी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेरी बात सुनकर पुलिस वालों ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और इंग्लिश में कहने लगे कि लगता है तुमने नशा कर रखा है, बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाता हूँ ताकि तुम्हारे सर से यह नशा तो उतरे जिसने तुम इतना ज़्यादा बहक गए हो कि पता नहीं किस किस की रस्म की बातें कर रहे हो। क्या शादी से पहले कोई ऐसी रस्म होती है जिसमें दुल्हन को एक गैर मर्द के साथ कमरे में छोड़ दिया जाए। पुलिस वाला कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, इसीलिए तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है। किसी इज्जतदार आदमी के घर में घुसकर उसकी शरीफ बेटी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है। पुलिस वालों की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा क्यों, क्या यहाँ पर ऐसी कोई रस्म अदा नहीं की जाती। मेरी बात सुनकर पुलिस वाला ज़ोर से हंसा और कहने लगा, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे बेहुदा रस्म की अदायगी नहीं होती जहाँ किसी राह चलते इंसान को दुल्हन के साथ छोड़ दिया जाए। तुमने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छी कहानी गढ़ी है, लेकिन यह मत भूलो कि हम यहाँ के रखवाले हैं, तुम और यहाँ आवारागर्दी करने के लिए आने वाले हैं। पुलिस वाले की बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और असली मुसीबत तो अब आने वाली थी जब दुल्हन के घर वालों ने भी यही बयान दे दिया कि वह मुझे हरगिज़ भी नहीं जानते। मैं नहीं जानती थी कि वह मेरी बेटी के कमरे तक आधी रात को कैसे पहुंचा है। बगैर कुछ किए ही मैं मुजरिम बन गया था, वह भी एक शरीफ और इज्जतदार लड़की के इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा हो। मैंने पुलिस वालों को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर एतबार नहीं किया। उन्होंने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया और मैं उन्हें बताना चाह रहा था। मुझे मेरे गार्ड ने इस बात को बताया था, लेकिन वह मेरी हर बात को झूठ समझ रहे थे। मेरे होटल से भी मेरे पासपोर्ट और सामान को जब्त कर लिया था और मैं नहीं जानता था कि वह लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। पूरी रात तो मैंने किसी तरह से जेल की सलाखों के पीछे गुजारी और जब सुबह का सूरज निकला तो मैंने पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो खुद भी उस लड़की को नहीं जानता।
मेरी बात पर वह हंसते हुए कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम नहीं जानते तो फिर उस लड़की के कमरे में क्या करने के लिए गए थे? उस लड़की ने खुद तुम पर इल्ज़ाम लगाया है और तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए अब तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। मैं परेशानी के आलम में पुलिस वालों के आगे बैठा मिन्नत समाजत कर रहा था। तभी उसी लड़की का बाप पुलिस स्टेशन आया और कहने लगा कि मेरी बेटी की कल शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की कोई बदनामी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह लड़का मेरे हर जाने की रकम अदा करे और मैं इस केस को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर पुलिस वाले मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, अगर तुम हर्जाना भरने के लिए राजी हो तो अभी इसी वक्त इस काम को यहीं पर ख़त्म कर दो। मेरे लिए इसे आसान और कौन काम हो सकता था। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उस आदमी को दे दिया और अपनी जान छोड़वाई। वह गार्ड न जाने कहाँ गायब हो गया था और मेरे पता करने पर पता चला कि उसका काम ही यही है कि यहाँ आने वाले लड़के को उन्हें फंसाकर उनसे पैसे वसूला करता था। यह पूरा एक गैंग था और यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं एक खतरनाक गिरोह के हत्थे चढ़ चुका था। फिर मुझे पता चला कि दुबई में ऐसी कोई रस्म नहीं होती। यहाँ सिर्फ यहाँ लोगों को फंसाने के लिए कहा जाता है। 2 महीने बाद मैं वापस अपने वतन चला आया और फिर यहाँ आकर मुझे पता चला कि अब्बा को दुबई में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसीलिए उन्होंने दुबई का नाम भी लेना छोड़ दिया था। उनके साथ किसी दुबई के आदमी ने धोखा दिया था और फिर मुझे यह बात बाद में पता चली कि वहाँ के लोग इसी तरह से आम लड़कियों को फंसाकर उनके साथ धोखा करते हैं। मैंने अपनी जीत से काफ़ी बड़ा नुकसान उठाया था, लेकिन मैंने एक सबक सीख लिया था कि कभी किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।